Hello students, today we are solving the examination paper of BCom Part 3rd Examination 2020 of Rajasthan University, Accountancy and Business Statistics, second paper Advanced Accountancy. This is our first question of unit first. Purchases given है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की X, Y और Z की, और जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3 लाख। नेक्स्ट है सेल्स भी गिवन है जिसमें यूनिट और पर यूनिट सेल्स आपको गिवन है। नेक्स्ट इज अब आपको क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे गिवन है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो सभी डिपार्टमेंट में सेम है। तो नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्रॉफिट रेट या प्रॉफिट मार्जिन रेशो। तो हमने जो परचेजेस है यहाँ पे 3000, 6000 और 7000 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम सबसे पहले इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन सारी यूनिट्स की टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट कितनी है 3 लाख रुपीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। डिपार्टमेंट एक्स ने 40 रुपीज पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज 1,20,000। 6000 मल्टीप्लाई बाय 45 डिपार्टमेंट वाई की है हमारी 45, डिपार्टमेंट जेड की है हमारी 50। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1,20,000। इसको कर दिया हमने 2,70,000 और इसको कर दिया हमने 3,60,000। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 7,50,000। कितनी यूनिट्स की आ गई, ये आ गई आपकी 0023 16,200 यूनिट्स की आपकी है ये आ गई सेलिंग प्राइस, और इसकी परचेजेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीज। तो ये जो 3 लाख रुपीज है आपने क्वेश्चन से ले लिया है। ये है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट, दैट इज 4,50,000। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 4,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है हमारी 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 60%। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया 60% आ गया है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट प्राइस की नीड होगी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सबकी आपके पास इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस गिवन है, इसमें से आप कितना मार्जिन 60% आप लेस कर देंगे, फिर वो आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है आपकी 40, 45, 50 डिपार्टमेंट वाइज। इसका आपने 60% कैलकुलेट किया, 40 मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज 24, 45 मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज 27। नेक्स्ट है 50 मल्टीप्लाई बाय 60% दैट इज 30। ये आपका प्रॉफिट लेस होने पे आपके पास क्या आ गई है कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कैलकुलेशन आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट से पहले वर्किंग नोट में करना होगा। क्वेश्चन में हमें परचेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। नाउ वी विल कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, परचेजेस इधर आती है, सेल्स इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। अब आपको ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यहाँ देखिए यही फॉर्मूला हमने लिया है। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स की सेल्स कितनी है हमारी 3060 प्लस डिपार्टमेंट एक्स का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 300। क्वेश्चन में आप देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 300 माइनस परचेजेस, परचेजेस डिपार्टमेंट एक्स की है हमारी 3000। यहाँ हमने एज इट इज करके ये आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाई का भी ऐसे करेंगे। डिपार्टमेंट वाई की हमारी सेल्स है 5760 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 480 माइनस 6000 क्या है हमारी परचेजेस है, लेस कर दिया, ये आ गया हमारा
ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। डिपार्टमेंट जेड का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू, कि कितनी वैल्यू का ओपनिंग स्टॉक है, कितनी वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन थी, सेलिंग प्राइस गिवन थी। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाइए, आपने ये परफॉर्मा बना लिया है ओपनिंग स्टॉक का, परचेजेस का, क्लोजिंग स्टॉक का, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड जेड। नाउ क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ कैलकुलेट किया है तो इसकी क्वांटिटी ये आ गई है। कॉस्ट हमने इससे पहले कैलकुलेट की थी, दैट इज 16, 18 एंड 20। तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज सबकी एंट्री हमारी कॉस्ट पर ही होती है। यहाँ हमने पर यूनिट कॉस्ट लिखी है डिपार्टमेंट वाइज, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। परचेजेस जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है यूनिट वाइज, दैट इज 3000, 6000, 7200। कॉस्ट है आपकी जो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये परचेजेस का भी अमाउंट आ गया है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमने यहाँ लिख दी है 300, 480, 18। ठीक है, नाउ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, वैल्यू ये आ गई है। अब हम डायरेक्टली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट का ये हमारा परफॉर्मा है जिसमें पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट वाइज आपने लिख दिया है, डेबिट में एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड में आ गया हमारा एक्स वाई जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक जो हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था उनकी वैल्यू क्या है, 5760, 4320, 6120। नेक्स्ट परचेजेस भी हमने नीचे टेबल में कैलकुलेट किया है, वैल्यू है 48,000, 1,08,000, 1,44,000। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स के कैलकुलेशन के लिए हमें सेल्स की यूनिट देखिए, सेल्स की यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स की यूनिट्स क्या है हमारी, 3060 मल्टीप्लाई बाय 40, तो क्या आ गया आपका 122400। नेक्स्ट है आपका 5760 मल्टीप्लाई बाय 45, वैल्यू क्या आ गई आपकी 259200। नेक्स्ट है आपका 7488 मल्टीप्लाई बाय 50, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 374400। ये है आपको क्वेश्चन में गिवन, यहाँ आपने मेंशन कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्राइस पे, ये सारे हमारे कॉस्ट प्राइस पे हैं और ये आता है हमारा सेलिंग प्राइस पे 4800, 8640, 360। अब इसका हमने टोटल कर लिया, इनका टोटल कर लिया, देयर आफ्टर इन दोनों का टोटल कर लिया और इसमें से लेस कर दिया हमने इसको, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 73440, 15520, 224640। तो ये है हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है कि जो हमें टोटल कॉस्ट गिवन थी, कितनी यूनिट्स की गिवन थी, 16,200 यूनिट्स की गिवन थी, उन्हीं की हमें सेलिंग प्राइस निकाल के प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करना था। क्यों? क्योंकि सभी में हमारा प्रॉफिट मार्जिन रेशियो सेम है। यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, मिशन आपको गिवन है कि एक हेड ऑफिस है वो अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या बनाने हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो ओपनिंग स्टॉक है अजमेर ब्रांच पे वो कितना है 20,000। कौन से प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस पे है। ब्रांच को जो सेंड किया गया है वो कितना है 45,000। ऑन 31 मार्च 2019 को क्या हुआ है, कैश सेल्स जो है ब्रांच की वो है 24,000 और क्रेडिट सेल्स है हमारी 27,500। गुड्स इनवॉइस 600 क्या हो गए हैं, वापस हेड ऑफिस को भेज दिए और फिर 500 के गुड्स क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। क्रेडिट कस्टमर्स ऑल्सो रिटर्न,
कस्टमर्स को जो हमने सेल्स किया था वो भी रिटर्न, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न हो गई है ब्रांच की, दैट इज 900. रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द लेजर ऑफ द हेड ऑफिस अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एंड डेटर्स मैथड. The goods are invoiced to the branch by the adding. आपको प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन है. हेड ऑफिस और ब्रांच, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो हमारी क्या होती है, लोडिंग कॉस्ट होती है. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, बट जो ब्रांच अकाउंट्स है उसमें हम इस प्रॉफिट को क्या मानते हैं, लोडिंग कॉस्ट मानते हैं. तो ये हो गई हमारी लोडिंग कॉस्ट. फाइन. यहां हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस का 25% है. देखिए सेलिंग प्राइस है आपकी 100, ठीक है, और 100 का 25% कितना होता है, 25 रुपीज. वो हो गया आपका प्रॉफिट या लोडिंग कॉस्ट, दैट इज 25. ठीक है, अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, इसको इसमें से लेस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 75. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला है. तो 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, दैट इज 33.33%. ये तो प्रॉफिट हो गया आपका कॉस्ट प्राइस पे. सेलिंग प्राइस पे हो गया हमारा 25%. फाइन. इनवॉइस प्राइस क्या होती है हमारी, सेलिंग प्राइस होती है. हेड ऑफिस की बुक्स में हमें कौन कौन से अकाउंट्स खोलने होंगे, फर्स्ट खोलना होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सेकेंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट. ये सारे अकाउंट हम इसमें ओपन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ये है हमारा डेबिट साइड, दिस इज आवर क्रेडिट साइड. फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है कि 1 अप्रैल 2018 को देयर वाज अ ओपनिंग स्टॉक एट अजमेर ब्रांच ₹20,000 इनवॉइस प्राइस पे. आपको ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा 20,000. आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनेगा. किस पे बनेगा, इनवॉइस प्राइस पे, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस पे. तो फर्स्ट हमने लिख दिया है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट है आपको ड्यूरिंग द ईयर गुड्स कॉस्टिंग 45,000 वर सेंट टू ब्रांच. दैट मीन्स आपने ब्रांच को क्या किया है, गुड्स सेंड किया है. तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ आ जाएगा, आपके डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि आपके गुड्स जा रहे हैं. वो है आपका 45,000 का. ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है. फाइन. अब आपको क्या निकालना है, इसकी इनवॉइस प्राइस निकालनी है. तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपकी इनवॉइस प्राइस आ जाएगी. तो 45,000 का क्या निकालेंगे, 33.33% हो गया हमारा 15,000. 15,000 को हम ऐड करेंगे 45,000 में तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 60,000. दिस इज अ इनवॉइस प्राइस. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ एंट्री क्या हुई है हमारी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. अब ये गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में भी इसकी एंट्री होगी, हैंड टू हैंड हम उसको भी देख रहे हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. ठीक है, अब यहाँ तो डेबिट में हुई है, यहाँ क्रेडिट में हो जाएगी. बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितने से हो जाएगी आपकी एंट्री, 60,000 से. यहाँ देखिए यहाँ पे भी 60,000 से हो गई है. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज ऑन 31st March 2019 द ब्रांच रिपोर्टेड दैट कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹24,000. कैश सेल्स कितनी हुई है हमारी, 24,000. उसकी एंट्री हमने क्या कर दी, बाय बैंक अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स भी आपको गिवन है, दैट इज 27,500. बाय ब्रांच डेटर्स,
तो ब्रांच डेटर्स में आपकी क्या है 27,500। ये हमारी क्या है इनवॉइस प्राइस ही है, क्योंकि सारी सेल्स हमारी किस पे होगी, सेलिंग प्राइस पे होगी। तो ये तो होगा हमारी कैश सेल्स की एंट्री। नेक्स्ट हो गई हमारी क्रेडिट सेल्स की एंट्री। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज गुड्स इनवॉइस्ड एट ₹600 वर रिटर्न टू हेड ऑफिस। 600 रुपीज की जिसकी इनवॉइस प्राइस है, उन गुड्स को हेड ऑफिस में दोबारा भेज दिया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री हमने यहाँ की थी, गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस या बाय ब्रांच, उसकी एंट्री आपकी किधर हो जाएगी, क्रेडिट साइड में हो जाएगी। मार्च 31 को इसकी एंट्री है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स टू हेड ऑफिस दैट इज 600 रुपीज। अब सेम एंट्री इधर भी होगी, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है आपका, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मार्च 31 पे क्या एंट्री हो जाएगी, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट दैट इज 600 रुपीज से रिटर्न टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, दोज इनवॉइस्ड एट ₹500 वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। मतलब कि आपके गुड्स जो कि 500 इनवॉइस के थे वो भी क्या हो गए हैं, लॉस हो गए हैं ट्रांजिट में। देखिए 500 के आपके गुड्स थे, ये इसकी क्या है इनवॉइस प्राइस है। प्रॉफिट कितना था, तो इसका कितना हो जाएगा 25%, क्योंकि सेलिंग प्राइस का तो क्या है 25% है और कॉस्ट प्राइस का क्या है 33.33% है। हम इसका 25% निकालेंगे, दैट इज 125। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट या लोडिंग कॉस्ट। इधर देखिए हमने यहाँ पे दो एंट्री की है, फर्स्ट लोडिंग की है, सेकंड की है कॉस्ट की। जो लोडिंग का एडजस्टमेंट आपको किस में करना है, लोडिंग दैट मीन्स प्रॉफिट। आपको ये पता है इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं इसके प्रॉफिट की एंट्री कहाँ जाती है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाती है, जिसमें कि हम ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है प्रॉफिट का वो कहाँ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ लिख दिया आपने बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट गुड्स लॉस्ट, लोडिंग कितने क्या हो गया 125 रुपीज का, दैट इज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट है अब कॉस्ट कितनी आ जाएगी 500 माइनस 125 दैट इज 375 रुपीज। ये हो गया आपका एक्चुअल लॉस, जो कि आपके एक्चुअल गुड्स आपने खोए हैं वो किस में आ जाएगा आपका ब्रांच P&L अकाउंट में, क्योंकि आप अपने लॉस्ट की एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, उसकी एंट्री हम किस में करते हैं P&L अकाउंट में करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी कितना आ गया 375 आ गया। तो इधर आपको सारी कैलकुलेशन क्लियर है। यहाँ आपकी आ गई है 20,000, ये एंट्री हो गई आपकी गुड्स सेंड टू ब्रांच दैट इज 60,000। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि जो द क्रेडिट कस्टमर्स ऑल्सो रिटर्न गुड्स सेंड टू देम फॉर ₹900 दैट मीन्स कि आपने जिनको माल बेचा उन ग्राहकों ने भी आपको माल वापस लौटाया है। तो आपने यहाँ बेचा उसकी एंट्री इधर की है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ होगी, यहाँ होगी टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स वालों ने ही आपको लौटाया है। तो इधर क्या आ गया आपका सेल्स रिटर्न, कितने का अमाउंट है 900 का, दैट इज योर इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ देखिए आपने सारी एंट्री हमने किस पे की है, इनवॉइस प्राइस पे की है। अगर इन दोनों को भी ऐड कर दे तो ये क्या आ जाता है हमारा 500। वैसे भी आप एंट्री कर सकते हैं, वो भी हमारी इनवॉइस प्राइस की ही एंट्री है। इन सब का टोटल कर लीजिए आप इसका, दैट इज 80900 माइनस इन सब का आपने टोटल कर लिया और बैलेंसिंग फिगर में आपका ये फिगर आ गया। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपका रेडी है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि हमारा किस पे बनता है, लोडिंग प्राइस पे। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट अब आप देखिए इसमें, और जो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो हमने अभी फर्स्ट बनाया था, इन दोनों में पूरी सिमिलैरिटी है। सिर्फ इसमें कौन से ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, सेल्स और सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। ये देखिए
ब्रांच स्टॉक अकाउंट के सारे आइटम किस में आएंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आएंगे। बट ये जो हमारा सेल्स रिटर्न और सेल्स की एंट्री है, ये दोनों एंट्रीज नहीं आएगी। उसके अलावा सारी एंट्रीज आपको कहाँ लिखनी है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये हमेशा ध्यान रखना है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट देखिए, उसमें क्या था? ओपनिंग स्टॉक। तो ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। कितने का था हमारा ओपनिंग स्टॉक? देखिए इधर ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 20,000 का। ये है आपकी इनवॉइस प्राइस। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट दैट मीन्स ये किस पे बनेगा? लोडिंग प्राइस पे बनेगा हमेशा। अब इनवॉइस प्राइस इतनी है आपकी, तो इसमें आपको क्या निकालना है? लोडिंग प्राइस निकालनी है। तो इसका 25% कितना हो गया? 5,000। तो ओपनिंग स्टॉक में जो हमारे लोडिंग कॉस्ट थी या प्रॉफिट था वो कितना था? 5,000 का। ये एंट्री हो गई। गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्वेश्चन में आपको गिवन था 45,000 जो उसकी कॉस्टिंग थी। उस कॉस्टिंग का आपने क्या निकाला था? 33.33%। वो क्या था? उसकी लोडिंग कॉस्ट। फाइन। लोडिंग कॉस्ट में से अब आपको क्या लेस करना है? जो गुड्स वापस हेड ऑफिस आई है उसकी लोडिंग कॉस्ट। गुड्स इनवॉइस एट 600 रुपीज वर रिटर्न टू हेड ऑफिस। 600 की आपकी क्या है? गुड्स वापस रिटर्न आई है हेड ऑफिस में। ठीक है, तो ये 600 की है। 600 का कितना परसेंट? 25% आपकी लोडिंग कॉस्ट होती है। वो क्या हो गया? 150 रुपीज। तो ये 150 रुपीज आप इसमें से लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 14,850। ये देखिए यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में आपने 3 आइटम्स लिखे थे। फर्स्ट लिखा था ओपनिंग स्टॉक का, जिसका हमारी हो गई है लोडिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आपने लिखा था बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसकी भी लोडिंग कॉस्ट। थर्ड क्या था? सेल्स रिटर्न की एंट्री थी आपकी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। सेल्स रिटर्न की एंट्री इस अकाउंट में नहीं आएगी। फाइन, तो डेबिट साइड क्लियर है। नेक्स्ट है अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड था वो इसका डेबिट साइड बन चुका है। उसमें फर्स्ट एंट्री की थी हमने कैश सेल्स की और क्रेडिट सेल्स की। दोनों एंट्री यहाँ नहीं आएंगी। नेक्स्ट एंट्री हमने की थी बाय गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस। तो गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस का एडजस्टमेंट हमने यहीं कर दिया है एक साथ। ठीक है, 500 इनवॉइस के क्या थे? गुड्स थे जो कि खो चुके हैं। तो अब उसकी लोडिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 500 आपकी इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस का तो 25% ही है, वो है हमारा 125। हमने क्रेडिट साइड में 2 एंट्री की थी इस 500 अमाउंट की। एक की थी 125 से और एक की थी 375 से। तो 125 की एंट्री यहाँ हो गई है। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी आ जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में देखिए कितना है हमारा? 28,300। वो क्या है? उसकी इनवॉइस प्राइस है। और इनवॉइस प्राइस का कितना है लोडिंग कॉस्ट? दैट इज 25%। तो 28,300 का 25% आप निकालेंगे तो क्या आ गया आपका? 7075। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने इसका टोटल किया, इसका टोटल कितना आ रहा है? 19,850। अब हम इसका टोटल करेंगे इनका, तो ये आ रहा है हमारा 0027 7,200। अब इसमें से 7,200 को आप लेस कर देंगे 05621 12650। आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जिसको किस में ट्रांसफर करना है? आपको ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो मेन आपके 2 अकाउंट है वो आपको समझ आ गए हैं। फर्स्ट है आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सेकंड है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों अकाउंट सिमिलर है, बस इसमें हमारी सेल्स की एंट्री और सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं होती है। वो जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है वो बनता है हमारा इनवॉइस प्राइस पे और ये बनता है हमारी लोडिंग कॉस्ट पे। कि ब्रांच स्टॉक रिजर्व के 1 और 2 दो एंट्री आपकी किससे गई है? आपकी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में गई है।
तो ये क्या एंट्री है आपकी, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट 5000 से। नेक्स्ट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये है आपकी 7075 से। इस एंट्री को हम कहाँ देख रहे हैं, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक हमने देख ही लिया था, ये क्या था हमारा ओपनिंग स्टॉक, जो 20,000 का 25% दैट इज 5000, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। इसकी लोडिंग कॉस्ट कितनी है 5000, वो जो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया था, अभी देखा 5000 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट है, अब आपने क्या एंट्री की थी, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपने एंट्री की है क्लोजिंग स्टॉक की। ये किसकी है आपकी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री किससे है, लोडिंग कॉस्ट से है। लोडिंग कॉस्ट कितनी है इसकी 7075। अब इसका आपने टोटल किया 12,075, इसमें से 5,000 लेस कर दिया तो आपका बैलेंस कितना आ गया है ब्रांच स्टॉक रिजर्व का, दैट इज 7075। नेक्स्ट है हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच। दो एंट्री हमने किससे कर ली थी, इस अकाउंट से कर ली थी। नाउ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्री आपने देखा था, उसके क्रेडिट साइड में हमने की थी 14,850 से। तो 14,850 कैसे आया था, इसमें आपने जो ब्रांच को गुड्स भेजे हैं वो और गुड्स रिटर्न हुए हैं, दोनों की लोडिंग कॉस्ट का एडजस्टमेंट कर दिया था। तो क्या आ गया ये हमारा 14,850। ये है आपका 60,000 स्टॉक है। नेक्स्ट है, ये है रिटर्न टू हेड ऑफिस, और ये हो गया आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब इनका जब हम टोटल कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारी क्या आ जाती है, टोटल ब्रांच ने कितनी ट्रेडिंग की है, कितनी परचेजेस की है। तो 60,000 माइनस इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए, क्या आ रहा है आपका 15450। इसको लेस करेंगे, वैल्यू आ गई 44,500। हम इस क्वेश्चन में प्रिपेयर कर चुके हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ब्रांच P&L अकाउंट में आ जाएगा। ब्रांच P&L अकाउंट में ये देखिए 12,650, इधर आपका ये क्या आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। नेक्स्ट, अब इसमें आपको पता है जो हमारे P&L अकाउंट है उसमें अब क्या करते हैं, पूरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को चार्ज करते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 375 से, जो हमारे गुड्स लॉस्ट हो चुके हैं उसकी। तो यहाँ पे ये आ गई इसकी एंट्री। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाए। तो अब क्या करेंगे, हम इसका बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर में हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 12,275, दैट इज आवर जनरल P&L अकाउंट। फाइन, ये क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन में आपको सारे अकाउंट मेंटेन करने हैं। ध्यान क्या रखना है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑलवेज किस पे बनता है, इनवॉइस प्राइस पे बनता है। इनवॉइस प्राइस का क्या मतलब है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है वो किस पे बनता है, लोडिंग कॉस्ट पे, दैट मीन्स प्रॉफिट पे। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। दिस इज योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। यूनिट सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डैट इज ऑन 1 अप्रैल 2012 आर ऑब्टेन्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज फ्रॉम एस फॉर 10 ईयर्स। एस से वो कितने ईयर्स के लिए लेता है, 10 ईयर्स के लिए लेता है। द टर्म्स ऑफ लीज वर एज फॉलोज, और लीज की टर्म्स क्या है, फर्स्ट इज रॉयल्टी एट 2 रुपीज पर टन रेज्ड। नेक्स्ट इज मिनिमम रेंट कितना है अपना 12,000 पर एनम। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड आउट एक्सेस वर्किंग। किससे आप करेंगे, एक्सेस वर्किंग से इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है उसमें आप उसको रिक्यूब कर सकते हैं ओनली, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रिक्यूपमेंट। और मैक्सिमम रिक्यूपमेंट की भी इसमें आपको लिमिट गिवन है ऑफ शॉर्ट वर्किंग, दैट इज 3,000 पर ईयर इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक। और अब ये भी बोला है कि अगर स्ट्राइक हो जाता है तो क्या करना है आपको,
द मिनिमम रेंट के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है वुड बी टेकन प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, जो आपके एक्चुअल वर्किंग डेज है उसके अकॉर्डिंग आप उसका एडजस्टमेंट करेंगे। बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट, और अगर लॉकआउट हो जाता है तो क्या करना है आपको, वुड एंजॉय कंसेशन, आपको कंसेशन मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट के रिस्पेक्ट में ऑफ 50% ऑफ पीरियड ऑफ लॉकआउट। दैट मीन्स जो आपका 50% है उसका आपको क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज इन एडिशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आर हैज बीन ग्रांटेड अ राइट टू रिसीव कैश सब्सिडी इक्वल टू 50% ऑफ अनरिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। दैट मीन्स जो भी अनरिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग है उसकी 50% सब्सिडी किससे मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से मिल रही है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 ईयर, आपको प्रोडक्शन भी गिवन है 2012 और 13 में आपका 2000 टन्स, नेक्स्ट है 2013 और 14 में 3000 टन्स, 14-15 में 8000, 15-16 में 9000, 16 एंड 17 में है 4000 टन्स। पीरियड ऑफ स्ट्राइक कितना है, 73 डेज। नेक्स्ट है 2017 और 18 में कितना है, 6000, और लॉकआउट ऑफ 2 मंथ्स का लॉकआउट है। तो शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ आर की बुक्स में आपको नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये टेबल बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्या लिया है आपने, ईयर्स लिए हैं, सेकंड है मिनिमम रेंट, थर्ड कॉलम है आपका एक्चुअल रॉयल्टी का, नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, दैट मीन्स शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग के आपने यहाँ पे कॉलम बनाए हैं जिसमें आ गया है रिक्यूब्ड और इररिक्यूब्ड ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हो गया आपका सब्सिडी फ्रॉम द राजस्थान गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या किया है, एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, देयर आफ्टर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। नाउ सबसे पहले आपने ईयर्स लिख दिए हैं, आपको ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है तो 2013, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आपने लिख दिए। नेक्स्ट इज मिनिमम रेंट, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट मिनिमम रेंट के लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन और गिवन है। दैट मीन्स जब स्ट्राइक हो जाती है और लॉकआउट पीरियड हो जाता है उसमें आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। इसके अलावा आपका मिनिमम रेंट हर साल में सेम रहेगा। तो ये लास्ट के 2 ईयर्स है जिसमें कि आपका क्या हो गया है, ये मिनिमम रेंट चेंज होगा। इसके अलावा सब में आपने क्या किया है, क्वेश्चन में से मिनिमम रेंट 12,000 पर एनम नोट डाउन कर दिया है। फाइन, नाउ द एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम रेंट ऑफ 2017 और 2018। 2017 में आपका मिनिमम रेंट का एडजस्टमेंट क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि पीरियड ऑफ स्ट्राइक इज 73 डेज। 73 डेज में स्ट्राइक रही है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज की कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर को ही आप क्या मानेंगे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो 365 आपका क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, और 2016 और 17 में कितनी स्ट्राइक हुई है, 73 डेज स्ट्राइक हुई है। तो आप उसके अकॉर्डिंग 12,000 जो हमारा मिनिमम रेंट है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो 12,000 आपका जो मिनिमम रेंट है वो है 365 डेज के लिए। ठीक है, नाउ अब आपको निकालना है 73 डेज के लिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400। स्ट्राइक के पीरियड के मिनिमम रेंट को आप लेस कर देंगे, वो कितना है 2400। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 9600। ये हो गया आपका 2017 का एडजस्टमेंट। नाउ अब 2018 का हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो लॉकआउट पीरियड है उसमें लीज विल एंजॉय कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट ऑफ 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट। दैट मीन्स आपको 50% का कंसेशन मिलेगा। तो 12,000 आपका मिनिमम रेंट कितने टाइम के लिए है, 12 मंथ के लिए है।
और आपकी जो लॉकआउट हुई है वो हुई है 2 मंथ्स के लिए, ये लास्ट में आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया। नेक्स्ट, अब आपको कंसेशन मिल गया है 50% का, तो डैट मीन्स आपको 50% ही पे करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, इधर यहाँ सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आ गई है आपकी 1000 रुपीज़। तो ये जो 1000 रुपीज़ है वो आपको क्या मिल गया है, कंसेशन मिल गया है। तो 12,000 में से आपने क्या किया, इस 1000 को लेस कर दिया, क्योंकि ये आपको कंसेशन मिला है, डैट मीन्स ये हो गया हमारा 11,000, और इधर देखिए मिनिमम रेंट आ गया है 11,000। फाइन। नाउ एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी का क्या फॉर्मूला होता है, डैट इज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट ऑफ रॉयल्टी क्या गिवन है आपको, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपीज़ पर टन, और आपको इंडिविजुअल ईयर वाइज भी प्रोडक्शन गिवन है। देखिए इधर गिवन है फर्स्ट ईयर का 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया आपका 4000। नेक्स्ट आपको गिवन है 3000, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 6000। नेक्स्ट है 8000 मल्टीप्लाई बाय 2, डैट इज 16,000। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2, डैट इज 18,000। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2, डैट इज 8,000। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, डैट इज 12,000। ये कैलकुलेशन है हमारी एक्चुअल रॉयल्टी की। 2 कॉलम क्लियर है। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का कैलकुलेशन। इनका क्या फॉर्मूला होगा हमारा, शॉर्ट वर्किंग इक्वल्स टू एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में है 4,000 माइनस 12,000, 4,000 माइनस 12,000, तो आपकी शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई है, -8,000। ये देखिए अगेन 6,000 माइनस 12,000, 6,000 माइनस 12,000 इक्वल्स टू 6,000 कितने का आ गया, माइनस में आ गया है। ऐसे ही आगे भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 16,000 माइनस 12,000, अब ये आ गया है प्लस में, माइनस 12,000, तो ये हो गई आपकी एक्सेस वर्किंग, जो आपका सरप्लस। अगेन 18,000 माइनस 12,000, तो आपका प्लस में फिगर आ रहा है, डैट मीन्स वो आपकी एक्सेस वर्किंग है 6,000। नेक्स्ट इज 8,000 माइनस 9,600, डैट इज 1,600, ये आ गया आपका नेगेटिव में। अगेन नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12,000 माइनस 11,000, तो आपके सरप्लस आ रहा है, एक्सेस वर्किंग आ गई 1,000 की। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूब्ड पार्ट की करेंगे कैलकुलेशन। रिक्यूब्ड पार्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब ये देखिए, ये जो शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में कितनी हुई हमारी, 8,000। शॉर्ट वर्किंग के लिए आपको क्या 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट गिवन है कि 2 ईयर्स में वो होगी। सेकंड है जो आप मैक्सिमम रिक्यूब कर सकते हैं वो कितना करेंगे, 3,000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 8,000 आपके कौन कौन से ईयर्स में हो सकते हैं, इन दोनों ईयर्स में रिक्यूब हो सकते हैं। इसमें तो आपकी शॉर्ट वर्किंग है तो होगा ही नहीं, जब आपकी एक्सेस वर्किंग होगी तभी आप उसको रिक्यूब कर सकते हैं। तो 8,000 कब रिक्यूब होगा, 2015 में रिक्यूब होगा। तो 8,000 का मैक्सिमम रिक्यूबमेंट आप कितना कर सकते हैं, 3,000। तो 8,000 का ये तो हो गया 3,000 मैक्सिमम। अब बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया आपका 5,000 रुपीज़।
आगे के ईयर्स में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 ईयर्स में ही आप मैक्सिमम रिक्यूप कर सकते हैं। तो इसकी बाउंडेशन तो यहीं ओवर हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट है आपके जो 5000 है, अब इसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जितना इररिक्यूब्ड रह गया है उसका 50% गवर्नमेंट से मिलेगा। तो 5000 का 50% कितना हो गया है आपका 2500। ठीक है, तो ये 2500 मिल गया है गवर्नमेंट से। रिमेनिंग 50% क्या हो गया है आपका इररिक्यूब्ड। तो ये तीनों फिगर आ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट ईयर के लिए। अब 6000 है, 6000 कहाँ रिक्यूब हो सकता है? इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट इस ईयर में 6000 होगा, तो 6000 का आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 3000 ले सकते हैं। अब बचा कितना? इसमें से माइनस किया तो आपके 3000 आपके बचे हैं। 6000 में से 3000 रिक्यूब हो गए हैं इस, और बच कितने गए? 3000। अब इस 3000 का जो हाफ है 50% है वो आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से। इधर लिख दिया आपने 1500, और बाकी इररिक्यूब कहाँ लिख दिया है आपने? 1500 P&L अकाउंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे सरप्लस है, 6000 में भी सरप्लस है, तो रिक्यूपमेंट की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है 2017। 2017 में आपका क्या है? -1600 क्या है? शॉर्ट वर्किंग है। उसको आप क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में आपका सरप्लस ही कितना है? 1000 रुपीज़ है। तो आप 1600 तो कर ही नहीं सकते हैं। तो अब आपने क्या किया? पूरा 1000 किसके लिए कर लिया है? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट के लिए। और बैलेंस क्या होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ईयर की कंडीशन है। तो ये हो गए आपके तीनों कॉलम क्लियर, रिक्यूब का ये वाला और ये। नेक्स्ट है एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब इन दोनों की कैलकुलेशन हम देख रहे हैं। एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, इसका क्या फॉर्मूला है? दैट इज कि मिनिमम रेंट ये है आपका प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। ये इसका फॉर्मूला है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, दैट इज 12000 आ गया आपका मिनिमम रेंट। अब इसमें सरप्लस क्या है? सरप्लस है ही नहीं है और रिक्यूब्ड भी नहीं है, तो एज इट इज आपका 12000 का आ गया, इधर आ गया है। अगेन 12000 मिनिमम रेंट है, सरप्लस कुछ भी नहीं है और रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है, तो ये आ गया आपका 12000। नेक्स्ट 12000 मिनिमम रेंट है, सरप्लस कितना है? 4000। इन दोनों को आपने प्लस कर दिया और माइनस रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, और ये इसको आपने माइनस कर दिया है, तो आपका बैलेंस कितना आ गया है? 13000। 12000 प्लस 4000 16000 माइनस 3000 दैट इज 13000। अगेन मिनिमम रेंट है आपका 12000 प्लस सरप्लस 6000 माइनस रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग दैट इज 3000। तो वैल्यू आ गई आपकी, इन दोनों को ऐड, इसको माइनस, तो वैल्यू आ गई आपकी 15000। अगेन मिनिमम रेंट, यहाँ पे सरप्लस कुछ भी नहीं है और रिक्यूब भी नहीं है, तो 9600 का 9600। इधर मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब्ड, तो इधर आ जाएगी आपकी 11000। तो ये आ गया आपका एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है उसका आपको कैलकुलेशन देखना है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में हमारे यहाँ पे कितने कॉलम है? 1 2 3 और 4। इन 4 कॉलम्स का एडजस्टमेंट हमें इसमें करना है। तो फर्स्ट आपकी शॉर्ट वर्किंग है 8000 की, इधर कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ आ गया 8000। क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है, अब इसमें क्या ऐड हो गया है आपका? 6000 आपने इसको ऐड कर दिया और इधर कुछ भी नहीं है,
तो ये अगेन क्या हो गया है आपका 14,000, 8 + 6 = 14,000। अब 14,000 आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो इधर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा इसमें। 14,000 में अब आपको किसका एडजस्टमेंट करना है, इसका। तो 3,000, 2,500, 2,500, दैट मीन्स 8,000। ये तो हो गया 3,000, ये हो गया 5,000, तो -8,000। ये आपने रिक्यूब भी कर दिए हैं, इधर सब्सिडी मिल गई, इधर रिक्यूब्ड हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा बैलेंस से। आपका बैलेंस कितना आ गया, ये आ गया 6,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में चल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में आपका क्या है, सरप्लस है, तो कुछ भी नहीं होगा इधर ऐड, यहाँ पे 6,000 आ जाएगा, माइनस ये पूरे कॉलम माइनस हो जाएंगे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट हुआ है। 3,000, 1,500 और 1,500 इन सबको प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ गई आपकी 6,000। तो यहाँ पे आ गया आपका 0, नील बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग निकली है 1,600 की, तो इसमें ये बैलेंस चलता रहेगा और यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका बैलेंस आ गया 1,600। अगेन अब 1,600 है, इधर सरप्लस है, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो 1,600 की शॉर्ट वर्किंग से आपने क्या किया है, 1,000 रुपीज़ रिक्यूब किए हैं, तो वैल्यू आ गई आपकी 600। ये कॉलम बना लेने से हमें अकाउंट्स बनाने में ईजी रहेगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग जनरल एंट्रीज, उसके बाद में लेजर आपको अपने से बनाना है, दैट इज योर असाइनमेंट। 2013 की एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड है हमारा एस। ठीक है, रॉयल्टी कितने की हो गई अपनी, 4,000 की, शॉर्ट वर्किंग है 8,000 की, और एस का अकाउंट हो गया हमारा 12,000 से। ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री है हमारी लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड हो गया हमारा एस, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट की एंट्री। अब यहाँ आपने पेमेंट किया है 12,000 का, इधर आ गई वैल्यू 12,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की एंट्री। जो हमारे रॉयल्टी का अमाउंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। जो रॉयल्टी है आपका एक्सपेंस है, तो इधर आपने कर दिया है कितने का, 4,000 का। 2013 की एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। नाउ 2014, 2014 में भी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है तो सेम एंट्री हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू एस। रॉयल्टी अकाउंट है आपका 6,000 से, शॉर्ट वर्किंग है 6,000 से, और एस का अकाउंट कितने से हो गया देखिए 12,000 से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की हो गई है, ये 12,000 पेमेंट की, तो एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है P&L में ट्रांसफ़र की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। वो कितने से होगी आपकी एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट 6,000 से है, तो 6,000 से कर देंगे इसकी एंट्री। एंट्री होगी हमारी 2015 की, तो 2015 में हमारा सरप्लस है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गई हमारी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू एस, कितने से, 16,000 से। यहाँ पे आपका क्या है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो आपने कितना पेमेंट किया है, रॉयल्टी कितने की है आपकी 16,000 से।
अब एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपका 3000 से है, वो आप रिक्यूब कर रहे हैं इस एक्सेस से, और एस अकाउंट में कितना आएगा, ये 16,000 आएगा। इसका बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, 13,000 जो आपने बैंक से पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए P&L अकाउंट से पहले तो आप रॉयल्टी चार्ज करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट। अब इधर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपने ट्रांसफर भी किया था कितना, इररिक्यूब्ड वाला, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो कि इररिक्यूब्ड है। अब ये देखिए रॉयल्टी अकाउंट में कितना लेना है आपको, 16,000 लेना है यहाँ पे, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में कितना आ रहा है, 2500। तो एंट्री कितने से हो गई, 18500। ये हो गई 2015 की। नेक्स्ट एंट्री हमारी 2016 की। फर्स्ट वही एंट्री हो जाएगी आपकी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो टू एस अकाउंट कितने से हो जाएगी आपकी, 18,000 से रॉयल्टी। नेक्स्ट है एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग भी रिक्यूब्ड हो रही है यहाँ पे, तो टू शॉर्ट वर्किंग, ये है आपकी रिक्यूब्ड वाली। तो रिक्यूब्ड में कितना आ गया, 3000। एस कितना किया है आपने, 18,000 से। इनका बैलेंसिंग फिगर कितना है हमारा, 15,000 जो बैंक में चले गया। नेक्स्ट है P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी आ जाएगा आपका 18,000 से, टू इररिक्यूब्ड, इररिक्यूब्ड कितनी है आपकी, 1500। तो ये है शॉर्ट वर्किंग आपकी इररिक्यूब्ड है 1500, जो कि P&L में ट्रांसफ़र की थी, वैल्यू आ गई 19500। ये है 2016 की एंट्री। नेक्स्ट है 2017 की। फर्स्ट एंट्री वही होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब इसमें आपका क्या आ गया है, शॉर्ट वर्किंग आ गया है 1600 का, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट 8000 की, 1600 की, ये हो गया 9600। फाइन। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड को पेमेंट की एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिक्यूपमेंट की, तो आपने कितना कर दिया है, एस का अकाउंट 9600 से। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब यहाँ पे भी कोई भी ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं है, सिर्फ रॉयल्टी की। रॉयल्टी का अमाउंट कितना था हमारा, 8000, इधर आ गया है 8000। ठीक है। नेक्स्ट 2018 की एंट्री, 2018 की एंट्री यहाँ देख रहे हैं। 2018 में आपकी रॉयल्टी कितनी ड्यू हो रही है, 12,000 ड्यू हो रही है। सरप्लस है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, ये हो गया आपका 12,000 से। $12,000 से हो गया इधर। नेक्स्ट है, अब है एस को पेमेंट की एंट्री, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हो रही है, तो एस अकाउंट है आपका 12,000 से, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हो रही है 1,000 से, तो बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी 11,000। और लास्ट एंट्री है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो रॉयल्टी का ही लिखेंगे। रॉयल्टी अकाउंट कितना है, रॉयल्टी अकाउंट आपका 12,000 से।
ये आपकी सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। आपको अकाउंट्स अपने से प्रिपेयर करने हैं, दैट इज योर असाइनमेंट वर्क। दिस इज योर रॉयल्टी अकाउंट और ये आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है। अब ये देखिए, जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है उसका बैलेंस हमने आपको लास्ट कॉलम में निकलवाया था, तो ये जो बैलेंस टैली हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपने सही अकाउंट फॉर्म किया है। और ये है आपका एस अकाउंट। ये सारे अकाउंट आपको उन जनरल एंट्री से प्रिपेयर करने हैं। कंसोलिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 वर एज अंडर। आपको बैलेंस शीट गिवन है दोनों कंपनीज की, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की। से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड showed a positive balance of rupees 50,000 on 1st April 2018. A dividend of 15% was paid in January 2019. For the year 2017 और 18 से रिलेटेड आपने जो डिविडेंड पे किया है वो जनवरी 2019 में किया है। This dividend was credited by H Limited to its statement of P&L account. The shares were acquired on 1st October 2018. The bills payable were all issued in favor of H Limited, which were discounted from the bank. Included in the creditors of H Limited, rupees 20,000 are related to goods sold by H Limited. Included in the stock of H Limited are goods worth of rupees 8,000 supplied by H Limited at a profit of 33.3% on cost. Prepare a consolidated balance sheet as at 31st March 2019 में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। लोग स्टूडेंट्स, इसमें आपको बोला गया है कि जो शेयर अक्वायर किए हैं एच लिमिटेड ने, किसने? एच लिमिटेड ने किसके शेयर अक्वायर्ड किए हैं? एस लिमिटेड के। वो कब किए हैं? 1 अक्टूबर 2018 में। फाइन। नाउ अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च चलेगा। ये होगा 2019 2018। केस ऑफ कंसोलिडेशन हमें प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट इज प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट, सेकेंड इज पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। दैट मीन्स 1 अक्टूबर से पहले के जितना भी प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा प्री एक्वाजिशन, और 1 अक्टूबर के बाद वाला होगा वो पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट होगा। फाइन। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री होगी एज अ इन्वेस्टमेंट और इसकी एंट्री होगी एज अ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय एस लिमिटेड। एस लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है साल के दौरान। तो हमें बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो है 90,000। तो सबसे पहले हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है, दैट इज 90,000। फाइन। लेस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, दैट इज 50,000 पॉजिटिव है। तो लेस ओपनिंग बैलेंस, तो ये आ गया आपका 50,000। ये लेस करने के बाद में आपका ये अमाउंट आ रहा है। नाउ आपको डिविडेंड से रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि एस लिमिटेड ने 2017 और 18 का जो डिविडेंड है वो इसी साल दिया है। ये डिविडेंड कौन सा है? 2017 और 18 का जनवरी 2019 में दिया है। तो अब आपको इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसने इसी प्रॉफिट से दिया है। को क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल दैट इज 2 लाख रुपीज। तो आपको निकालना है 15% डिविडेंड। तो 2 लाख का 15% क्या हो जाएगा? दैट इज 30,000। फाइन। तो 2 लाख का 15% निकाल लिया, जिसको कि हमने ऐड कर दिया क्योंकि आपने लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल पे किया है। तो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19 क्या आ गया आपका?
70,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय एस लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। हम एस लिमिटेड की नेटवर्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन और एक्वाजिशन। फाइन, तो उसके लिए हमें नेटवर्थ से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करना है। फाइन, तो फर्स्ट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 लाख रुपीज। फाइन, नाउ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के लिए आपको बोला गया है बैलेंस शीट में ही कि 1/4/2018 को कितना बैलेंस था जनरल रिजर्व का एस लिमिटेड का, 60,000 ही था। फाइन, जो कि अभी 31 मार्च 2019 को है, वही बैलेंस 1/4/2018 को था। तो आपने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व दैट इज 60,000। फाइन, नाउ द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, इसका भी ओपनिंग बैलेंस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है दैट इज 50,000 रुपीज। फाइन, अब आप देखिए कि जो एस लिमिटेड ने है 2019 में 2017 और 18 का डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड आप इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तभी आपका एक्चुअल P&L अकाउंट का बैलेंस आएगा, क्योंकि ये पिछले साल का डिविडेंड है। तो 50,000 लेस 30,000, डिविडेंड का कैलकुलेशन हमने पीछे किया था 2 लाख का 15%। फाइन, तो इस साल जो P&L का ओपनिंग बैलेंस रहना चाहिए था वो क्या रहना चाहिए था, 20,000 रुपये। फाइन, नाउ प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट को अब हमें ऐड करना है। अब आप देखिए लास्ट हमने देखा कि हमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 70,000 रुपीज का। फाइन, 70,000 रुपीज हमारे 2018-19 के हैं। 70,000 रुपीज हमारे 2018 और 19 के हैं, जिस साल में हमारा एक्वाजिशन हुआ है। फाइन, तो वो उसका प्री एक्वाजिशन और पोस्ट एक्वाजिशन का पीरियड कौन सा होगा, 1 अक्टूबर को हुआ है, तो इससे पहले के 6 महीने प्री एक्वाजिशन के और उसके बाद के 6 महीने पोस्ट एक्वाजिशन के हैं। तो अब हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर से। तो 70,000 का 6/12 कर लेंगे तो 6 महीने का प्रॉफिट आ गया। वो प्रॉफिट रिलेटेड है प्री एक्वाजिशन से। तो प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट क्या हो गया, 70,000 का 6/12, तो वैल्यू आ रही है आपकी 35,000। अब सारी नेटवर्थ से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। नेटवर्थ आ गई है हमारी 3,15,000 रुपीज। फाइन, किसकी, एस लिमिटेड की, ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, जिसके की शेयर कौन ले रहा है, एच लिमिटेड ले रहा है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब देखिए जो एच लिमिटेड है उसने एस लिमिटेड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके लिए आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखेंगे कि 1500 इक्विटी शेयर लिए उसने एस लिमिटेड के, कितने, 1500 इक्विटी शेयर्स लिए हैं। फाइन, अब उनकी वर्थ कितने की थी, उन्होंने पेमेंट किया है 2,40,000 का। फाइन, तो 2,40,000 आपने लिख दिए हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में किया है। फाइन, लेस, अब इसमें लेस क्या करना है, देखिए डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट फॉर 2017 एंड 18। आपने जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो डिविडेंड आपने पहले का रिसीव किया है उसको लेस कर देना है। 2017 और 18 में हमें डिविडेंड कितना मिला था, दैट इज 30,000। 2 लाख का 15%। फाइन, 30,000 मिला था। अब आप देखिए कि एच लिमिटेड ने कितने शेयर लिए हैं एस लिमिटेड के, उसने शेयर लिए 1500
और टोटल शेयर कितने हैं एस लिमिटेड के, वर्थ है उसकी 2 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 2000। तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड इज 2000 और एच लिमिटेड के कितने हैं 1500 शेयर है, तो कितना परसेंट हो गया, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट हो गया, दैट इज 75%। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें एच लिमिटेड का हिस्सा होगा 75% का, डिविडेंड में भी कितना हिस्सा होगा 75% का, तो 30,000 का 75% निकालिए, 30,000 का 75% आ रहा है 22500। तो ये जो इन्वेस्टमेंट में से हमने लेस कर दिया है इसको, फाइन। नेक्स्ट क्या लेस करना है, 75% शेयर इन नेटवर्थ ऑफ ₹3,15,000। देखिए आप एस लिमिटेड को अक्वायर कर रहे हैं, तो आपने 1 अक्टूबर 2018 में उसकी कितनी नेटवर्थ कैलकुलेट की थी, वो की थी हमने 3,15,000, अभी ऊपर की थी कैलकुलेट, फाइन। उसके कितने परसेंट में हमारा हिस्सा है, 75% में ही उसका हिस्सा है, क्योंकि उतने ही शेयर हमारे पास है। तो वैल्यू कितनी आ गई 236,250, फाइन। माइनस में आपका आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है कितने रुपीज से, 18750 से। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का है। अब आपको गिवन है एस लिमिटेड के पास में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है, और उस स्टॉक में किसका माल है, एच लिमिटेड का है। तो एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन हमें इसका भी एडजस्टमेंट करना होता है। तो कितने वर्थ का है, 8,000 रुपये का है। तो इसमें हमें बोला गया है कि कॉस्ट पे 33.33% ऐड करके बेचा जाता है, 25% सेलिंग प्राइस पे, फाइन। तो 8,000 का 25% निकालेंगे, वर्थ आ रही है आपकी 2,000 रुपीज, इतना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो उसके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1,40,000। अब इसमें से आप क्या लेस करेंगे, जो डिविडेंड रिसीव किया है आपने प्री एक्वाजिशन वाला, फाइन। कितना रिसीव किया था, 22,500 का। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट होगा, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लेस शेयर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। पहले आपने उसको P&L अकाउंट में ऐड किया था, अब आपको उसको लेस करना है, क्योंकि ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो 2,000 आपने लेस कर दिए, तो इतनी आ गई वैल्यू, दैट इज 1,15,500। क्या करना है, ऐड शेयर इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट में उनको अपने शेयर को ऐड करना है। तो पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट कितना था, 70,000 हमारा ड्यूरिंग द ईयर था, उसमें से आपने क्या कर दिया, 6/12 कर दिया, तो पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट आ गया एस लिमिटेड का। अब उस एस लिमिटेड के पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा है, वो उसको P&L अकाउंट में चार्ज करेगा। तो इसका 75% उसने इन्वेस्टमेंट ले रखा है, इसलिए उसने इसका 75% निकाल दिया, वैल्यू आ रही है 26,250। नाउ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना आ गया, 141,750। नेक्स्ट है 75% हिस्सा तो एच लिमिटेड के पास है, बट बचा हुआ जो 25% हिस्सा है वो एज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, तो उसका भी हमें कैलकुलेशन करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए। तो 25% शेयर इन नेटवर्थ, नेटवर्थ कितनी थी हमारी, 3,15,000 आपने कैलकुलेट की थी एस लिमिटेड की।
तो इसका 25% निकालिए, ये आ रहा है 78750। एड 25% शेयर इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 25%, तो कितना आ रहा है 8750। नाउ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट कितना है 87500। ऑलमोस्ट हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। नाउ ऑल रिसीवेबल्स, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो बिल्स पेबल्स है इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड विच वर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड ऑफ ₹20,000 आर रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड बाय द एच लिमिटेड। तो आपने जो एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स को कैसे एडजस्ट किया है एच लिमिटेड में, तो आपके जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन आपने एज अ क्रेडिटर और डेटर्स को ट्रीट करना है, और बिल्स पेबल्स के लिए आपने क्या किया है वो डिस्काउंटेड हो गए हैं, देयरफॉर इट विल नॉट बी सेट ऑफ एज अ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल। तो आप देखिए गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों की गिवन है 40,000 और 30,000, और आपका ऊपर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था, तो आप गुडविल के टोटल अमाउंट में से दैट इज 40,000 प्लस 30,000 उसमें से लेस कर देंगे किसको, रिजर्व के अमाउंट को 51250। नाउ वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जिसमें हमें एक ही कॉलम बनाना है अमाउंट का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। फर्स्ट आगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ये सब आपने लिख दिया है। इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप 5 लाख रुपीज। अब देखिए आपको इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस को कैंसिल करना होता है, एच लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसे, और एच लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उन दोनों से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, कैपिटल रिजर्व या गुडविल, कुछ भी कैलकुलेट हो सकती है। तो जो 2 लाख रुपीज है हमारे किसके, एच लिमिटेड के, फाइन, उसका और किससे ट्रांजैक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट से, जो कि 2,40,000 के, ये तो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में गिवन है, ये है एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में। इन दोनों के ट्रांजैक्शंस को हमें कैंसिल करना है, फाइन। तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने सिर्फ एच लिमिटेड की ही लिखी है, फाइन, दैट इज 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा एस लिमिटेड का कहाँ यूज आ गया था, नेटवर्थ कैलकुलेशन में यूज आ गया था, फाइन। और यहाँ हमें लिखना है सिर्फ एच लिमिटेड का। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसका कैलकुलेशन हमने ऊपर किया था, दैट इज 141,750, फाइन। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो चुका है इसका भी। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स, वो कुछ नहीं है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के लिए आपको बोला गया था कि द बिल्स पेबल वर और इशूड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड, तो इसके फेवर में है, तो बिल्स पेबल का अमाउंट आ जाएगा 40,000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको गिवन है 80,000, तो इसके हैं और इसके हैं 50,000, कितने हो गए 1,30,000। अब लेकिन आपको बोला गया है 20,000 का माल बेचा था किसे, एच लिमिटेड को, तो वो जो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में हम उसको एडजस्ट करके कैंसिल कर देंगे, फाइन। तो इसमें से हमने 20,000 लेस कर दिए, वैल्यू कितनी आ गई 1,10,000। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, वर्थ आ रही है 979,250। नेक्स्ट है असेट साइड। असेट साइड में फर्स्ट आ जाएगी हमारी टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आपको 3,60,000 और 2,20,000 गिवन है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, 3,60,000 प्लस 2,20,000, तो कितना आ रहा है 580000। नेक्स्ट है इंटेंजिबल असेट्स गुडविल। अब गुडविल के लिए आपको कितना गिवन है 40,000 और 30,000 पर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमने लेस कर दिया, वैल्यू आ गई 51,250। नेक्स्ट करंट असेट्स में इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको 1 लाख और 90,000 गिवन है, तो 1,90,000
90,000 में से आपको क्या करना है, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको लेस करना है। 2,000 लेस हो जाएंगे, दैट इज 1,88,000। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स 20,000 प्लस 75,000, फाइन, ये टोटल है 95,000 में से हमने पहले क्रेडिटर्स में से लेस किया है, अब डेटर्स में से लेस करना है क्योंकि ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो गया। तो 20,000 लेस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 75,000। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैंक का गिवन है आपको 60 और 25, दोनों को ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 85,000। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, 979250। ये फोर्थ क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको 31 मार्च 2019 को आर लिमिटेड का बैलेंस शीट गिवन है। Additional information is upon revaluation of the assets on 31st March 2019, it was found that the goodwill was worth and other assets were overvalued to the following extent: land and building by 1,28,000, plant and machinery by 1,76,000. A provision for doubtful debts to the extent of rupees 16,000 was considered necessary. The following scheme of reorganization was sanctioned by the court. The creditors to accept 6% debentures to the extent of 50% of their claim. आपको जो assets given है उनको आपको revalued करना है। नेक्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम में जो कि कोर्ट द्वारा सैंक्शन है उसमें क्या गिवन है, दैट इज द क्रेडिटर्स टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। क्रेडिटर्स अपने 50% तक क्या लेना चाह रहे हैं, 6% डिबेंचर्स, और बैलेंस उनको 6 मंथ बाद में जो बचा हुआ है उसको पेड किया जाएगा। एंड द पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹5 ईच। जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है उसको आपने ₹5 तक घटा दिया है। नाउ पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड टू ₹1 ईच, और इक्विटी शेयर को ₹1 तक घटा दिया है। Now the assets to be reduced to the revalued figures and the debit balance of the P&L account wiped off. Draft journal entries to give effect of the above scheme and prepare the revised balance sheet of the company. Now सबसे पहले हमें journal entries पास करनी है। This is the journal of R Limited. अब आपको first information क्या given है कि जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने 6% डिबेंचर्स को एक्सेप्ट किया है। क्रेडिटर्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है कितने के, 6,40,000 के, फाइन। अब उसका 50% कितना हो जाएगा, 6,40,000 का 50% क्या हो गया आपका, 3,20,000, फाइन। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की क्या एंट्री हो जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स। यहाँ पे क्रेडिटर्स कम हुए हैं इसलिए आपने इनको डेबिट किया है और इशू क्या किए गए हैं, डिबेंचर्स, फाइन। तो 6% डिबेंचर इशू टू क्रेडिटर्स फॉर 50% ऑफ देयर क्लेम इन रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम। ये एंट्री हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2019 को, फाइन। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड, जिसको आपको ₹5 तक और ₹1 तक कम करना है, फाइन। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको कितनी गिवन है, दैट इज 64,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ₹10 ईच के हैं। अब उसको ₹5 तक लाना है तो ये क्या हो जाएगा, 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5, फाइन। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3,20,000, उसको आपने ₹5 तक कर दिया। और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1,92,000 और उसको ₹1 तक करना है। इनकी वैल्यू कितनी है, ₹5, 5 माइनस 1, क्योंकि ₹1 तक रखनी है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ गई 768,000, जो कि कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, फाइन।
पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड अंडर रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 3200 का। इसको भी हमें कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितने से है 3200 से। ये एंट्री हो गई हमारी जनरल रिजर्व की। नाउ अब रिजर्व और सरप्लस में हमें क्या गिवन है, P&L अकाउंट, जिसका क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। फाइन, ये नेगेटिव में है, डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैल्यू कितनी आ गई, 2,88,000 की। फाइन, नेक्स्ट अब आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि गुडविल क्या हो गई है, वर्थलेस हो गई है। तो गुडविल पूरी रिटर्न ऑफ हो गई 4,48,000 की। तो गुडविल का हमने एंट्री कर दी है 4,48,000 से। नेक्स्ट है असेट्स जो ओवर वैल्यूड हुई है वो कितने की हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग हुई है 1,28,000 से। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी कितने से ओवर वैल्यूड है, 1,76,000 से। फाइन, नाउ अब एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹16,000 वाज कंसीडर्ड नेसेसरी। अब जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसकी कितनी लिमिट है, 16,000 रुपीज की। तो 16,000 से आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। लुक स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए वैल्यूज कहाँ से आएगी, ये देखिए। फर्स्ट हमने एंट्री की थी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की यहाँ पे, और सेकंड क्रेडिट में एंट्री हुई है ये। तो टोटल कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट हो चुका है, दैट इज 10,88,000 प्लस 3,200। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 10,91,200। फाइन, अब इनमें से आपको ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अमाउंट्स को लेस कर देना है। तो कैपिटल रिजर्व हमारा क्रिएट हो जाएगा कितने रुपए से, 35,200 रुपीज से क्रिएट हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है आपको अमाउंट, लॉस रिटर्न ऑफ एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। नाउ जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड हमने सारी एंट्रीज कर ली है। नाउ वी विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज पर 1 अप्रैल 2019। इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल में क्या आ जाएगा, 64,000 के 6% प्रेफरेंस शेयर कितनी रेट पे इशूड है, 10 पे। यहाँ आ गया 6,40,000। 1,92,000 इक्विटी शेयर है 5 रुपीज ईच के, तो वैल्यू आ गई 9,60,000। ये तो हो गया हमारा इशूड कैपिटल में। नाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। फाइन, अब आपने कैपिटल को रिड्यूस किया था कितने तक, प्रेफरेंस शेयर का किया था 5 रुपीज तक, और इक्विटी शेयर का किया था 1 रुपीज तक। तो क्या लिखेंगे हम, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल 64,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इच। पेड अप कितने कर दिए यहाँ पे, 5 रुपीज, क्योंकि आपने इसको रिड्यूस कर दिया था। 1,92,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज ईच, 5 रुपीज, और पेड अप कितना हो गया 1 रुपीज, क्योंकि इसको आपने 1 रुपए तक घटा दिया। दैट मीन्स पेड अप 1 रुपीज। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू ये आ गई। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें जो जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट सब हमने ट्रांसफर कर दिए थे कैपिटल रिडक्शन में। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, कैपिटल रिजर्व, दैट इज 35,200। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में आपको 5% डिबेंचर्स पहले से गिवन है, और 6% आपने अभी न्यूली इशू किए हैं। फाइन, जिसकी क्या थी, जनरल में की थी आपने एंट्री 3,20,000 से। नाउ 5% डिबेंचर्स
क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में गिवन है 3,84,000 से। करंट लाइबिलिटीज जिसमें है ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अगेंस्ट हमने 6% डिबेंचर्स इशू कर दिए थे 50% पे, और 50% का पेमेंट हमें आफ्टर 6 मंथ्स करना है। इसलिए जो रिमेनिंग थे, जो बैलेंस हमारा बचा है, उनको हमने यहाँ बैलेंस शीट में लिख दिया है 3,20,000 से। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, दैट इज 15,71,200। नाउ असेट साइड, नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। टैंजिबल असेट्स में क्या आ जाएंगी, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है 7,68,000 की, फाइन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि लैंड एंड बिल्डिंग को आपने ओवर वैल्यू कर लिया था, कितने से, 1,28,000 से, फाइन। तो इधर बैलेंस कितना आ गया, 6,40,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए भी यही बोला गया है, ये तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है 7,20,000 माइनस ओवर वैल्यूएशन कितने से हुआ है, 1,76,000 से। वैल्यू आ गई 5,44,000, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट असेट्स। करंट असेट्स में इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,28,000 से, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स में है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है 1,92,000 से, और आपने जर्नल में एंट्री की थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, कितने से, 16,000 से। तो लेस कर देंगे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 16,000 से, तो मेन में आ गया 1,76,000, फाइन। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल्स, वो कितने के हैं, 64,000 के, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। नेक्स्ट कैश इन हैंड, इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया आपने, जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है 19,200। अब इसका भी टोटल आपका कितना आ गया है, 15,71,200। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा लिक्विडेशन से, दैट इज बी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। द डिटेल्स रिगार्डिंग लिक्विडेशन आर एज फॉलोज, जिसमें आपको 4,008% प्रेफरेंस शेयर गिवन है ₹100 ईच के। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी गिवन है आपको इक्विटी शेयर्स की, और साथ में आपको इनकी पेड अप कैपिटल एज वेल एज नॉमिनल वैल्यू दोनों गिवन है शेयर्स की। नाउ असेट्स इंक्लूडिंग मशीन realized ₹8,40,000. Liquidation expenses including remuneration of liquidators amounted ₹30,000. The company has borrowed a loan for ₹1 lakh from Patil Brothers against the mortgage of machinery, which realized 1,61,000. 1 लाख का लोन लिया था, मशीनरी रखी उसके अगेंस्ट, और उस मशीनरी को बेचने से 1,61,000 मिले हैं। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी सैलरीज ऑफ 8 क्लर्क की सैलरीज आपकी देनी है, और सैलरीज ऑफ 8 पियोन्स की देनी है, फाइन, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। इन एडिशन टू दिस द कंपनीज बुक शोज अदर क्रेडिटर्स वर्थ, इसके अलावा कंपनी में अदर क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,74,800 के। आपको प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। बिफोर प्रिपेयरिंग द लिक्विडेटर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आप किसको इंक्लूड करेंगे, एज यू नो जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आती है। तो यहाँ पे हमें कंपनी के क्लर्क और पियोन दोनों की सैलरी देनी है, वही हमारे एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रीट होंगे, फाइन। तो कितने क्लर्क्स हैं, 8 क्लर्क हैं हमारे, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 4 है, और रेट
300 रुपीज़ पर मंथ है, तो टोटल सैलरी कितनी आ गई 9600। ऐसे ही सैलरी ऑफ पियोन्स है, 8 पियोन गिवन है, मंथ्स की सैलरी है और 150 रुपये पर मंथ रेट है, तो टोटल पियोन की सैलरी आ गई 3600। इनका दोनों का टोटल आ गया 13200। तो ये हो गए हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। फाइन। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या आप अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम सरप्लस और डेफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सरप्लस और डेफिशिएंसी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा असेट्स रियलाइज्ड, कितने मिले हैं असेट से 1,40,000। फाइन। नेक्स्ट है अब आपको इनमें से क्या क्या खर्चे देने हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे दिया 30,000 का। नेक्स्ट है आपको जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऊपर हुए थे उसको सबसे पहले पेमेंट करना है 13,200 का। नेक्स्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको गिवन है 1,74,800 के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो कि आपने लोन लिया था उनको आप यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट उसके बाद में आपको किसको पेमेंट करना है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कितने के हैं 100 ईच के हैं, तो ये हो गया 4 लाख। तो जो भी हमारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हमने यहाँ लिख दिया है। 8,40,000 में से आपने इन सबको लेस कर दिया, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1,22,000। ये प्लस में आ रहा है, दैट इज सरप्लस किसके लिए अवेलेबल हो गया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों, क्योंकि आपने ये सारा पेमेंट कर चुके हैं और जो बैलेंस बचा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। आपको क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स की 3 कैटेगरी गिवन है, दैट इज क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ठीक है, उन्होंने पेड अप कैपिटल अलग अलग दे रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनकी डेफिशिएंसी या उनका सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। फाइन। तो सबसे पहले ये देखिए 4,000 क्लास ए के, ये क्लास ए के हैं, ये क्लास बी के, क्लास सी के शेयर्स है। पेड अप कैपिटल सबके सामने क्वेश्चन में गिवन है, तो कितनी वर्थ आ गई इनकी, दैट इज 6,32,000। बट हमारे पास देने के लिए तो अमाउंट कितना है 1,22,000, तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी आ गई है 5,10,000। इसको लेस कर दिया है हमने। ठीक है, नाउ परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी, दैट इज टोटल डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है, टोटल डेफिशिएंसी है 5,10,000 ऊपर कैलकुलेट हो गई है। अब नॉमिनल वैल्यू, तो ये देखिए क्लास ए के थे 4,000 शेयर्स, कितने के 100 रुपीज़ के। क्लास बी के थे 3,200 ऑफ 100 ईच। क्लास सी के हैं 2,800 ऑफ 10 ईच। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल, दैट इज 10 लाख। फाइन। इनका सॉल्व करके इसको ऐड कर देना है तो 10 लाख। तो टोटल शेयर्स पे आपको इस डेफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो कितना आ गया 51%। दैट मीन्स हर शेयर वाले को 51% डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, दैट इज पेड अप अमाउंट सबका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का 75, 60 और 5 गिवन है क्वेश्चन में, और लॉस कितना है 51% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। फाइन। नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी है 100 रुपीज़, इसकी कितनी है 100 रुपीज़ और इसकी कितनी है 10 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। इसका 51% निकालिए, इसका भी 51% और इसका भी 51%। फाइन। तो कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 51 रुपीज़, इसका 51 रुपीज़, इसका 5.10 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें से इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये तो डेफिशिएंसी है जो कि कॉन्ट्रीब्यूटिव्स को लेनी होगी। तो नाउ जितना अमाउंट उनको रिटर्न करना है वो आ जाएगा 24 रुपीज़, 9 रुपीज़ और 0.10 रुपीज़।
ठीक है, अब इनको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए का कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 4000। फाइन, तो क्लास ए में हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई बाय 3200। ठीक है, फाइन, इनको हमें पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ इस माइनस में आ रहा है, डैट मीन्स इनसे हमें पेमेंट लेना है, रिसिप्ट करना है। तो ये होगा 0.10 मल्टीप्लाई बाय 2800। फाइन, now we will prepare liquidators receipt and payment account. This liquidators final statement of account. First of all आपको पता है इधर क्या आता है, expenses of liquidations 30,000 थे, preferential creditors हमने कैलकुलेट किए थे 13,200, unsecured creditors 1,74,800, preferential shareholders that is 4 lakh. Fine, यहाँ पे हमने जो रिटर्न का अमाउंट कैलकुलेट किया था नीचे कैसे करके 24 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स है इसमें 4000, तो ये आ गया 96,000। इधर 9 मल्टीप्लाई बाय 3200। फाइन, और क्लास सी का माइनस में आया था इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है 0.10 मल्टीप्लाई बाय 2800, तो ये आ गया। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ असेट्स रियलाइज्ड। फाइन, असेट रियलाइज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मशीनरी भी इसमें इंक्लूड है, तो आपका कितना है 8,40,000। फाइन, अब मशीनरी कितने की है, नीचे गिवन है 1,61,000 की, इसको हमें लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है लोन के अगेंस्ट है तो उसको हमने यहाँ लिखा है इसलिए। फाइन, तो ये इसको आप लेस कर देंगे तो वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी असेट रियलाइज्ड में विदाउट मशीनरी, मशीनरी के बिना। फाइन, नाउ अब आपने जो लोन बोरो किया था उसके अगेंस्ट में कितनी थी हमारी 1,61,000 की थी, लोन था 1 लाख का, तो असेट बेचने से हमें कितने का फायदा हुआ 61,000 हमारे एक्स्ट्रा हुए, तो यहाँ हो जाएगी सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दैट इज 61,000। क्लियर है, दोनों का टोटल हमारा मैच हो चुका है। यूनिट 5th का सेकंड क्वेश्चन दैट मीन्स नंबर 10th जो कि आपका किससे रिलेटेड है, डबल अकाउंट सिस्टम से। क्वेश्चन इज 2001 में मेंस डाली गई है, ठीक है, कितनी है इसकी कॉस्टिंग 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट अब क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इन द ईयर 2016 कंपनी लेड डाउन अ ऑक्सिलरी मेन्स फॉर 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओल्ड मेन एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख। इसका 1/4 कौन से ईयर में, 2016 में, इसका 1/4 क्या किया गया है, ऑक्सिलरी मेन्स डाली गई है, डैट मीन्स नई लाइन डाली गई है, इसका 1/4 क्या किया गया है, नई लाइन डाली गई है, ऑक्सिलरी मेन्स। नेक्स्ट है इट ऑल्सो रिप्लेस्ड द रेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द ओल्ड मेन एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 9 लाख। ओल्ड मेन को अगर आप आज रिप्लेस करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या दी हुई है आपको, 9 लाख रुपीज उसकी कॉस्टिंग दी गई है, ठीक है, वो है आपकी 3/4 की। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज गॉन अप बाय 25%। जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने से बढ़ चुका है, 25% से। डैट मीन्स अगर ये जो आपने 2001 में ये जो मेन्स डाली थी वो अगर आप आज डालेंगे तो इसकी कॉस्टिंग में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओल्ड मटेरियल को सेल किया तो कितना मिला, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल that is 20,000
नेक्स्ट है ओल्ड मटेरियल्स कॉस्टिंग 35,000 वर यूज्ड इन रिप्लेसमेंट वर्क। अब जो रिप्लेसमेंट वर्क किया गया है उसमें मटेरियल यूज किया गया है। मटेरियल कितना यूज किया है? यूज्ड कितना है आपका? 35,000 का। नेक्स्ट है एंड दोज कॉस्टिंग 30,000 वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सिलरी मेन्स। और ऑक्सिलरी मेन्स जो आपने डाली है उसमें भी कुछ मटेरियल यूज किया गया है, वो कितने का है? 30,000 का। मटेरियल यूज्ड इन ऑक्सिलरी मेन्स। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको जनरल एंट्री बतानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शंस and also prepare the mains account and replacement account in the book of the company. Now we are solving the question. First of all, we will calculate the current cost, thereafter capital cost. Calculation of current cost. Current cost means जो आपकी replacement cost है वो। अब आपके पास देखिए यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कि जो 3/4 है वो रिप्लेस हुआ है और 1/4 नई लाइन डली है। तो पुरानी लाइन कितनी हुई? हमारी 3/4 हुई है। तो इस 3/4 में कितना कॉस्टिंग इंक्रीज हुआ है? 25%। कॉस्ट ऑफ ओल्ड मेन्स रिप्लेस्ड। 8 लाख का 3/4 आपने रिप्लेस किया है। 1/4 नया डला है, 3/4 रिप्लेस किया है। तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 लाख। ठीक है, अब ये बोला गया है कि आपकी कॉस्टिंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो एड 25% इंक्रीज। तो 6 लाख का आपको निकालना है 25%, दैट इज 1,50,000। तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 7,50,000। ये हो गया आपका करंट कॉस्ट, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एट लाख का 3/4 ही आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/4 तो आपकी नई लाइन डल रही है, तो 3/4 को ही रिप्लेस करेंगे। तो 3/4 की कॉस्टिंग 2001 की क्या है? 6 लाख। लेकिन आज उसकी कॉस्टिंग में इंक्रीमेंट हो गया है 25% का, इसलिए आपने इंक्रीमेंट कर दिया है। तो ये हो गई आपकी रेवेन्यू कॉस्ट, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ 3/4। ठीक है, now we will calculate the capital cost. अब देखिए जो ये इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो न्यू कॉस्ट है वो कितनी है? 9 लाख रुपीज आपको गिवन है ओल्ड मेन्स की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मेन्स। ये आपकी न्यू कॉस्ट है। न्यू कॉस्ट कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 9 लाख रुपीज गिवन है। ठीक है, जिसमें से आप लेस कर देंगे करंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये आपकी रेवेन्यू कॉस्ट है, दैट इज 7,50,000। तो कितना बैलेंस आ गया आपका? दैट इज 1,50,000। ठीक है, तो ये हुई आपकी कैपिटल कॉस्ट। अब ये तो पार्ट चल रहा है अपना 3/4 का। अभी आपके पास 1/4 पार्ट और बचा हुआ है, वो है ऑक्सिलरी मेन लाइन का। वो उसका क्या है? एड ऑक्सिलरी मेन लाइन
कॉस्टिंग, उसकी कॉस्टिंग कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, दैट इज 3 लाख। तो आपका कैपिटल कॉस्टिंग कितना हो गया, 4,50,000। अब देखिए आपको अदर इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि आपने जो नई मेन लाइंस डाली है उसमें तो 30,000 का, ये देखिए इधर कि जो मटेरियल यूज किया गया है ओल्ड में तो कितना किया गया है 35,000 का, और जो ऑक्सिलरी मेन्स है उसमें कितने का किया गया है 30,000 का। That means आपने जो 4,50,000 निकाली है अपनी कैपिटल कॉस्ट, उसमें से मटेरियल कॉस्ट कितनी है यूज हुई, वो ये यूज हुई है, तो इसको हमें लेस करना होगा। तो 4,50,000 माइनस 35,000 माइनस 30,000, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3,85,000। ये है कैपिटल कॉस्ट इन कैश। दैट मीन्स आपका एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है कैश में, वो हुआ है हमारा 3,85,000 का। नाउ अब हम इसकी एंट्री करते हैं और अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये है हमारी जर्नल मेंस अकाउंट, रिप्लेसमेंट अकाउंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, मेंस अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। मेंस में आपका अमाउंट क्या आएगा, जो कि आपकी कैपिटल कॉस्ट है कैश में। हमारी कैपिटल कॉस्ट इन कैश कितनी है, 3,85,000, यही हमारा मेंस का अमाउंट है। मेंस में आ गया हमारा 3,85,000। और रिप्लेसमेंट दैट मीन्स करंट कॉस्ट या रेवेन्यू कॉस्ट कितनी निकली थी अपनी, 7,50,000। फाइन, ये इसका टोटल हो गया 1135,000। ठीक है, अब हम हैंड टू हैंड एंट्री इधर भी कर रहे हैं। इसका बैलेंस कितना गिवन है हमें, बैलेंस बीडी दैट इज 8 लाख रुपीज आपको गिवन है। फाइन, मेंस का इसकी एंट्री कीजिए टू बैंक अकाउंट, कितने से हो गई, 3,85,000। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट अकाउंट में भी टू बैंक अकाउंट, कितना है, 7,50,000। फाइन, नेक्स्ट इज, ये तो है कैश की एंट्री। अब आपने मटेरियल भी यूज किया है नए के लिए, दैट इज मेंस अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट। कितना मटेरियल यूज किया था, दो यूज किए थे, 35,000 एंड 30,000, दैट इज 65,000। एंट्री कर दीजिए टू रिप्लेसमेंट 65,000। इधर आ जाएगा बाय मेंस 65,000। फाइन, नेक्स्ट एंट्री। अब आपने इंफॉर्मेशन गिवन है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, वो कितना है 20,000, उसकी भी एंट्री करनी है हमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है आपका टू रिप्लेसमेंट, कितना 20,000 से। फाइन, तो इधर आ गया आपका बाय बैंक 20,000। ठीक है, सारी अदर इंफॉर्मेशन की एंट्रीज हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं इधर रिप्लेसमेंट अकाउंट का हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वो अपनी आ जाएगी रेवेन्यू। ये है अपना 7,50,000 टोटल। इसमें से आपने कितना लेस कर दिया, 65,000 प्लस 20,000 दैट इज 85,000।
क्या वैल्यू आ गई आपकी 6,65,000। तो 6 बाय रेवेन्यू 6,65,000, इसकी एंट्री आप इधर कर दीजिए। रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, दैट इज 6,65,000। फाइन, इसका आप बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस सीडी क्या टोटल आया आपका 12,50,000, इधर भी आ गया 12,50,000। This is the solution of double account system in the examination of 2020 BCom Part 3rd Advanced Accountancy.